My name is Yasha Shfaq and I'm the tech co-lead at Loop Lab. Can you all hear me? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है। और स्क्रीन आपको शेयर हुई नज़र आ रही है? स्क्रीन विजिबल है? जी आपकी स्क्रीन विजिबल है सबको। चलें ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट के अंदर ड्रॉप कर दीजिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। Today we are going to talk about something that many students find difficult when they first start. That's web development. तो आज के हमारे सेशन में हम एक थीम को डिस्कस करते हैं कि हाउ नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम एंड फूड पांडा आर एक्चुअली बिल्ट। फिर हम देखेंगे कि कैसे इस प्रोजेक्ट्स को अपने रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एआई और वेब डेवलपमेंट के बीच क्या कनेक्शन है। फिर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू गाइस थ्रू ह्यूमन एनालॉजी कि हाउ इज वेब डेवलपमेंट कनेक्टेड। फिर मैं आपको एक लाइव डेमो दूंगी जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इन चारों के दरमियान क्या फंक्शनैलिटी होती है, किस तरह वर्किंग होती है। देन आई हैव अ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, हम उसको देख लेंगे एंड दैट देन व्हाट इंडस्ट्री डिमांड्स। चलें। When we hear words like HTML, CSS, JavaScript, React, Firebase, they sound like completely different technologies. Most beginners learn them separately, but very few understand how all of these technologies work together to build one complete app. If I ask you, okay, how does Netflix work? Yeah, how is Instagram built? Yeah, how does Food Panda place an order? So most students don't know the complete flow. तो आज का गोल हमारा सिंटेक्स मेमोराइज करना नहीं है, आपने सिर्फ लॉजिक को अंडरस्टैंड करना है। मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस के दरमियान जैसे ही आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो एप्लीकेशन बिल्ड करना आपके लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर एप्लीकेशन में सेम ही डेवलपमेंट फ्लो यूज होता है। सो इफ यू आर अ बिगनर यू आर इन द राइट प्लेस, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द टुडे सेशन you will have a clear understanding of how modern web applications are actually built. आप सबके दिमाग में ये सवाल होगा कि ये नेटफ्लिक्स और ये सारी ऐप्स किस तरह बिल्ड होती हैं। तो आज आप सबको ये समझ आ जाएगा कि सिर्फ़ 4 ही चीज़ें होती हैं जिससे ये सब कुछ आप ईज़िली बना सकते हो या आप एक बेसिक बिगिनर लेवल वेब डेवलपर बन सकते हो। सब ऑलमोस्ट एक ही आर्किटेक्चर फ्लो पे चलते हैं। यूज़र से ब्राउज़र पे रिक्वेस्ट जाती है, ब्राउज़र से फ्रंट एंड पे और फ्रंट एंड से बैक एंड पे, और बैक एंड डेटाबेस से कनेक्टेड होता है। ब्राउज़र आपका सब कुछ डिस्प्ले करता है, फ्रंट एंड वो है जो आपको सब नज़र आ रहा है। बैक एंड इज़ द ब्रेन एंड डेटाबेस रिमेंबर्स एवरीथिंग। Imagine करो कि you are using Food Panda and you click on order. The request is sent to the server and the server checks the database और फिर वो रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंगली और फिर स्क्रीन इस तरह अपडेट हो जाती है। तो इस तरह हमारा जो वेब रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल ही चलता जाता है और आपको स्क्रीन अपडेटेड नजर आती रहती है, क्योंकि ये बैकएंड से कनेक्टेड होता है। जो उसके अंदर आएगा वो अपडेट होता जाएगा। फिर हम अगर इसको कंपेयर करते हैं ह्यूमन बॉडी एनालॉजी से, तो यू विल नेवर फॉरगेट दिस टेक्नोलॉजीज। ये बहुत आसान तरीका है इसको समझने का। इमेजिन करो HTML इज बेसिकली आर इज लाइक अ स्केलेटन कि विदाउट बोन्स आर बॉडी कोलैप्सेस। सिमिलरली विदाउट HTML देयर इज नो वेब पेज। अगर हम बात करते हैं CSS की, तो CSS एक्ट करता है हमारी स्किन की तरह या हमारी क्लोथ्स की तरह। क्लोथ्स डोंट चेंज हु यू आर, स्किन आपका बताता है, आपका कलर रिफ्लेक्ट करता है, आप टैन हो, आप फेयर हो, ये कॉम्प्लेक्शन बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि आप कौन हो। फिर जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट इज बेसिकली द ब्रेन। वो आपकी मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करता है, आपकी एक्शंस पे इम्पैक्ट करता है। विदाउट जावास्क्रिप्ट वेबसाइट्स कैन नॉट रिस्पॉन्ड। फिर हम बात करते हैं रिएक्ट की। रिएक्ट इज बेसिकली योर नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम्स कोऑर्डिनेट्स एवरीथिंग। रिएक्ट कोऑर्डिनेट्स द कंपोनेंट्स और वो सबको सिंक्रोनाइज रखता है। और जो फायरबेस, ऑब्वियसली ये मेमोरी है आपकी। इमेजिन यू आर लूजिंग योर मेमोरी, यू फॉरगेट एवरीथिंग। तो फायरबेस स्टोर करता है, यूजर्स को स्टोर करता है, ऑर्डर्स को स्टोर करता है, एंड एटसेट्रा।
चलिए, अगर हम बात करते हैं जब आपको ये सारी टेक्नोलॉजीज़ तो समझ आ गई हैं, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड के हाउ स्टूडेंट्स बिकम प्रोफेशनल डेवलपर्स। एवरी प्रोडक्ट बिगिन्स विद एन आइडिया। इन स्टूडेंट प्रोजेक्ट यू लर्न द कॉन्सेप्ट, फिर आपके पास आता है गिटहब रिपॉजिटरी। अब गिटहब रिपॉजिटरी पे आप अपलोड करते हो और अपने एम्प्लॉयर्स को दिखाते हो। आपका जो पोर्टफोलियो है वो लोगों को दिखाता है कि आपका काम क्या है। पीपल आप लोग आपका काम देखते हैं, फिर रियल यूजर्स, नाउ पीपल एक्चुअली यूज इट। प्रोडक्शन में आपकी जो एप्लीकेशन आपने बनाई होती है वो लाइव हो जाती है, पूरी दुनिया में कोई भी उसको यूज कर सकता है, कोई भी व्यू कर सकता है। Many of you use ChatGPT, right? So AI is not replacing web developers, it is helping developers become faster and more productive. So this is how real developers debug applications. They don't randomly guess, they check each layer step by step. So अब आपके पास AI मॉडल से API पे जाता है, API से वेब एप्लीकेशन पे, फिर यूजर्स को शो होता है। अगर मैं एक सिनेरियो डिस्कस करते हैं कि एक यूज़र कहता है कि ऑर्डर बटन वर्क नहीं कर रहा, तो आप इसको किस तरह कंपेयर करोगे डीबगिंग में कि हमारे कोड के अंदर क्या प्रॉब्लम है? सो लेट्स सी। एचटीएमएल से रिलेटेड ये आ जाएगा कि हमारा बटन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ऑर्डर प्लेस, क्योंकि एचटीएमएल हमारा स्केलेटन है बॉडी की तरह, तो इसी तरह अगर बटन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं होगा। जो सीएसएस है वो उसकी अपीयरेंस होती है, जो क्योंकि वो आपकी स्किन है ह्यूमन बॉडी के हिसाब से, तो वो विजिबल है या नहीं है वो ये चेक करेगा। अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं, तो वो क्योंकि आपका ब्रेन था, आपकी मूवमेंट को वो डिटेक्ट करता है, तो वो चेक करेगा कि आपका इवेंट अटैच था या नहीं था। और रिएक्ट इज द स्टेट अपडेटिंग, और फायरबेस ये चेक कर रहा है कि आपका डाटा सेव हो रहा है या नहीं। तो आप लोगों को सिनेरियो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ आ गई है? एनी क्वेश्चंस? ओके, परफेक्ट। Now, before we jump into coding, let's quickly understand some important terminologies. HTML stands for Hypertext Markup Language. It is not a programming language. HTML simply defines the structure of a web page. अगर अब मैं आपको सारे टैग्स तो ऑब्वियसली नहीं एक्सप्लेन करूंगी, बट कुछ बेसिक टैग्स आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर टैग्स की बात करते हैं तो इसके अंदर पहला जो मोस्टली यूज होता है वो होता है हेडिंग टैग। H1 जो इस एग्जाम्पल के अंदर मेंशन है, ये हेडिंग टैग है। फिर आपके पास आता है P पैराग्राफ टैग, और ये बटन के लिए टैग यूज होता है, आप कोई भी बटन अटैच कर रहे हो। फिर इस पूरे टेबल में बाकी तो आपको समझ आ रही होगी। अगर हम डिफ की बात करते हैं, डिफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आपकी कोडिंग में। ये बेसिकली एक सिंपली एक कंटेनर होता है। सबको एक बॉक्स के अंदर, एक कंटेनर के अंदर आप इसके अंदर जो कोड लिखोगे उस एक बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है? फिर हम बात करते हैं आईडी की, तो आईडी इज़ बेसिकली यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब ये यूनिक होगा। ये यूनिक होगा तो सेम जैसे आपकी सीएनआईसी आईडी होती है वो यूनिक होती है। फिर हम अगर बात करते हैं फॉर्म्स की, फॉर्म इज़ लाइक अ लॉगिन फॉर्म, या फिर आपका कोई भी सबमिट करने वाला फॉर्म होता है, या गूगल फॉर्म जिसकी भी बात कर रहे हैं, वो बनाना होता है। फिर आपका आता है क्लास। क्लास भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। क्लास इज़ बेसिकली कि एक ही स्टाइल लेकिन मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए, ठीक है? नेक्स्ट। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो सीएसएस आपकी अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट आता है इनलाइन सीएसएस। अब इनलाइन सीएसएस इज रिटन डायरेक्टली इनसाइड वन एचटीएमएल एलिमेंट, मतलब कि एक बटन लेकिन एक ही स्टाइल, ठीक है? एक बटन के लिए आप एक ही स्टाइल लगा रहे हो एक चीज के लिए। फिर आता है आपका इंटरनल सीएसएस। इंटरनल सीएसएस इज रिटन इनसाइड द एचटीएमएल फाइल, कि एक वेब पेज के लिए, ये स्मॉल वेबसाइट्स के लिए बेसिकली यूज होता है, कि एक वेब पेज के लिए आप इंटरनल सीएसएस यूज कर सकते हो, मतलब सारा कुछ उस पर इम्प्लाई हो जाएगा एक वेब पेज के ऊपर। फिर आपका आता है एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस इज फॉर प्रोफेशनल यूज, मतलब कि वन सीएसएस फाइल एंड यू हैव द होल वेबसाइट।
वो पूरी वेबसाइट के लिए काम करेगा एक्सटर्नल सीएसएस। तो ये आपके 3 टाइप ऑफ सीएसएस होते हैं। स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं? ओके, मैं आपको दोबारा शेयर करती हूँ स्लाइड, फिर मुझे बताइएगा। नज़र आ रहा है आप लोग को? ओके, अब आप मैं स्लाइड लगाती हूँ, आप मुझे बताना कि वो वाली स्लाइड आपको शो हो रही है, मैं स्लाइड शो में करके दिखाती हूँ। इज़ इट विज़िबल नाउ? एचटीएमएल वाली स्लाइड आप लोग को नज़र आ रही है? ओके, परफेक्ट। डू यू वांट मी टू रिपीट? एचटीएमएल वाली स्लाइड में रिपीट करूँ? चलिए, आपको ये शो नहीं हो रही थी, मैं रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML सिंपली डिफाइन करता है वेब पेज का स्ट्रक्चर। ठीक है, H1 एक हेडिंग टैग है और div एक सिंपली एक कंटेनर होता है। इसके अंदर जो आईडी है ये बेसिकली एक यूनिक आइडेंटिफायर होती है। फिर हम बात करते हैं क्लास की। तो क्लास का मतलब होता है कि एक स्टाइल लेकिन विद मल्टीपल एलिमेंट्स। फिर फॉर्म आपका बेसिकली लाइक लॉगिन फॉर्म होता है, उस तरह होता है। फिर बटन्स आर यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस। ये सारा मैंने आपको HTML में बताया था। टैग्स में आपके बेसिक टैग्स आ जाते हैं, हेडिंग्स बाकी सब तो आपको समझ आ रही होगी। CSS वाली स्लाइड आपको नजर आ रही है? इज इट विजिबल? एवरीवन, वेब डेवलपमेंट CSS वाली स्लाइड शो हो रही है? आप शो हो रही है? जी शो हो रही है। ठीक है, ठीक। ओके, चलें। CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। तो CSS आपकी अपीयरेंस को कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर 3 टाइप्स के CSS कॉन्सेप्ट होते हैं। एक होता है इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। इनलाइन CSS इज रिटन डायरेक्टली इनसाइड वन HTML एलिमेंट, मतलब कि एक ही बटन, एक ही स्टाइल। इंटरनल CSS इज रिटन इनसाइड द HTML फाइल। ये बेसिकली एक वेब पेज के लिए काम करता है। आप इसके अंदर जो स्टाइल डालोगे वो एक वेब पेज पे काम कर जाएगा। इट्स यूज फॉर स्मॉल वेबसाइट्स। ठीक है। फिर एक्सटर्नल CSS इट्स बेसिकली फॉर प्रोफेशनल यूज, मतलब कि एक CSS फाइल एंड यू हैव द होल वेबसाइट। फिर इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर सकते हैं, क्लास मैंने आपको HTML में बता दिया।
क्लास मैंने आपको HTML में डिस्कस किया था। फिर आईडी सिलेक्टर की बात करते हैं तो वो भी मैंने आपको बताया था कि यूनिक होती है। अच्छा, एक मेन कॉन्सेप्ट की क्लास सिलेक्टर के लिए हम यूज करते हैं डॉट ऑपरेटर टाइप के लिए, ठीक है। और आईडी सिलेक्टर के लिए हम यूज करते हैं कोडिंग में हैश। ये आपने याद रखना है। और फिर हमारे पास आता है, हाँ, एक और कॉन्सेप्ट है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि ये क्या करता है, जिधर आप फ्लेक्स बॉक्स टाइप लगाते हो उधर आपकी जो आइटम्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाते हैं। और अगर हम ग्रिड लेआउट की बात करते हैं तो ये एक 2 डायमेंशनल लेआउट सिस्टम होता है जो कि बिल्ट होता है CSS के अंदर, जो अलाउ करता है आपको मैनेज करना, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स दोनों एक साथ मैनेज हो रहे होते हैं। जबकि जो फ्लेक्स बॉक्स है वो क्या करता है, सिर्फ 1 डायमेंशनल है, इसके अंदर रोज कॉलम्स नहीं होते। फिर अगर हम बात करते हैं मीडिया क्वेरीज की, ये एक अफेक्ट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाता है डायनामिकली। ये अगर आपने अपना वेब पेज मोबाइल पे व्यू करना है या PC पे व्यू करना है या टैबलेट पे व्यू करना है, आप मीडिया क्वेरीज लगाएं और फिर आप उस पर सेट कर दें कि मोबाइल के लिए ये उसके पिक्सल सेट कर दें, और उस हिसाब से आप इसको जो आपने स्पेसिफाई किया होगा उस पर आप उसको इजीली व्यू कर सकते हैं। इसके साइज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आपको जावास्क्रिप्ट वाली स्लाइड शो हो रही है? ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, जावास्क्रिप्ट मेक्स एवरीथिंग वर्क। आपको पता है कि वेरिएबल्स जो है वो इन्फो स्टोर करते हैं, वेराज जो फंक्शंस है वो टास्क परफॉर्म करते हैं। ये तो बेसिक वो है। फिर अगर हम बात करते हैं इवेंट हैंडलर्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एक जावास्क्रिप्ट के अंदर। इवेंट्स में आ जाते हैं जैसे कि क्लिक, होवर, टाइपिंग, और इसके अंदर आ जाता है CRUD ऑपरेशन। CRUD में आता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट ऑपरेशंस बेसिक। फिर अगर हम बात करते हैं इसमें से एसिंक अवेट की, तो जब जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस के साथ तो एक टाइम लगता है, तो जावास्क्रिप्ट वेट करता है इसके थ्रू, एसिंक अवेट के थ्रू, ठीक है। फिर जो इसके अंदर आता है फेच APIs, इट्स यूज फॉर कम्युनिकेशन विद सर्वर्स। सर्वर के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए आप फेच API यूज करोगे, आप उसको कॉल करोगे, ठीक है। फिर नाउ लेट्स मूव टू द मोस्ट पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरी, रिएक्ट। रिएक्ट वाली स्क्रीन शो हो रही है? रिएक्ट की स्क्रीन विजिबल है? जी कोई विजिबल चैट? है। चलिए, ठीक है, थैंक यू। React solves the problem of writing everything again and again. Component is a reusable block of code that defines the logic of part of an application. जो इसके अंदर JSX है वो एक HTML लाइक सिंटेक्स होता है, HTML का कोड ही होता है। फिर कंपोनेंट रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। अगर हम प्रॉप्स की बात करते हैं तो प्रॉप्स पास डाटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। तो जैसे हम फंक्शंस के अंदर एक पैरामीटर सेट करते हैं और उसको हम यूज करते हैं, इसी तरह कुछ प्रॉप्स का काम होता है कि हम उसको हर जगह यूज कर सकते हैं बाय पासिंग इट। फिर अगर हम बात करते हैं स्टेट की, तो स्टेट स्टोर्स चेंजिंग इन्फॉर्मेशन। उसके लिए हम यूज करते हैं यूज स्टेट फंक्शन। उसके थ्रू हम कहीं भी चेंज कर सकते हैं किसी भी पेज के अंदर। फिर हुक्स हुक्स एड पावरफुल फीचर्स, फॉर एग्जांपल यूज इफेक्ट भी एक फंक्शन है। वो क्या करता है, रन करता है ऑटोमेटिकली आफ्टर कंपोनेंट लोड्स। फिर हम मैप की अगर बात करते हैं, मैप फंक्शन की, तो इट लूप्स थ्रू ईच आइटम ऑफ एन एरे and executes a callback function and returns a brand new array containing your layout elements. तो मैप इस तरह काम करता है, लूप चलाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं रिएक्ट राउटर की, तो रिएक्ट राउटर नेविगेशन अलाउ करता है पेजेस के बिटवीन। वो एक ही पेज पे रिएक्ट राउटर का कॉल होगा और आप उसी पेज के थ्रू डिफरेंट पेजेस पे नेविगेट कर सकते हैं। ओके, वी आर डन विद द ग्लोसरी। So now it's time to leave PowerPoint. Let's open Visual Studio Code. We're going to build something that everyone of you have used. It's a like button, whether it's Instagram, YouTube, Facebook.
ये लॉजिक इज़ ऑलमोस्ट सेम। तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपको वो नज़र आ रही है कि नहीं? ओके, आई विल रिपीट रिएक्ट अगेन। स्क्रीन शो हो रही है, मैं आपको रिएक्ट रिपीट करवा देती हूँ। ओके, रिएक्ट पे आते हैं तो रिएक्ट के अंदर था कंपोनेंट जो पहले हम जेएसएक्स की बात कर लेते हैं। जेएसएक्स होता है रिएक्ट के अंदर एक एचटीएमएल लाइक सिंटैक्स। आप बिल्कुल जैसे एचटीएमएल लिखते हो वही आपने लिखना है, जेएसएक्स का मतलब वो होता है रिएक्ट के अंदर। फिर आता है कंपोनेंट। कंपोनेंट वो होता है जो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड जो कि लॉजिक बताता है आपकी एप्लीकेशन की। फिर अगर हम मेन बात करते हैं प्रॉप्स की, तो प्रॉप्स क्या करता है, डेटा पास करता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट तक। फिर जैसे हम फंक्शनैलिटीज़ देते हैं, पैरामीटर्स के अंदर सेट करते हैं, सेम प्रॉप्स भी उसी तरह ही काम करता है। फिर स्टेट में आ जाता है, यूज़ स्टेट एक फंक्शन होता है जो कि चेंजिंग इन्फॉर्मेशन जो भी आपकी एक वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल बार-बार अपडेट हो रहा है, तो यूज़ स्टेट के थ्रू आप उसको अपडेट करते हो, ठीक है? उसके बाद आता है हुक्स। हुक्स क्या करता है, पावरफुल फीचर्स ऐड करता है आपके प्रोग्राम के अंदर। और हुक्स की एक टाइप है यूज इफेक्ट जो कि ऑटोमेटिकली रन करता है आफ्टर द स्क्रीन रेंडर्स, ठीक है। उसके बाद मैप आता है। मैप एक लूप होता है जो कि हर आइटम के थ्रू मतलब ईच आइटम ऑफ एन एरे के थ्रू लूप चलता रहता है और वो एग्जीक्यूट करता है और फिर एक न्यू एरे निकालता है, ठीक है। और इसके अंदर आ जाता है रिएक्ट राउटर जो कि नेविगेशन अलाउ करता है पेजेस के बिटवीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिएक्ट। अब मैं आपको लाइव डेमो के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की। आपने मुझे बताना है कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है। इज द स्क्रीन विजिबल? विजुअल स्टूडियो कोड नज़र आ रहा है? ओके, ठीक है, परफेक्ट। चलिए, अब हम एक पहले न्यू फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए हम कमांड लिखते हैं npm create white @latest। फॉर एग्जांपल हम क्योंकि एक लाइक बटन बना रहे हैं, हम लिख देते हैं लाइक बटन, फाइल का नेम, ठीक है। इसमें हम जाएंगे रिएक्ट पे। इस पे क्योंकि हम रिएक्ट प्लस जावास्क्रिप्ट कंपाइलर है, और फिर कन्फर्म। ये हमारा टर्मिनल होता है, बेसिकली हम इस पे अपना रन करते हैं कमांड्स। ये इंस्टॉल हो रहा है। अब आप लेफ्ट साइड पे देखें, ये जिधर एक्सप्लोरर है, इसके नीचे ये लाइक बटन की फाइल शो हो रही है। तो हमने npm के थ्रू अपना लाइक बटन की फाइल खोली है। अब इसके अंदर आ रहा है सोर्स। सोर्स के अंदर हमारी मेन फाइल्स होती हैं। लेट्स गो टू app.jsx। ये बेसिकली हमारा मेन कंट्रोलर होता है। इधर जो भी लिखा है आपने वो सब कुछ रिमूव करना है, बिकॉज वी डोंट वांट इट। अच्छा, अब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ कि पहले आपने मेन कोड क्या लिखना है। हम लिखते हैं एक फंक्शन ऐप। इसके अंदर आप रिटर्न
div का टैग लगाएँ क्योंकि कंटेनर बना रहे हैं। div का टैग क्लोज़। सॉरी इधर ब्रैकेट चेंज होना था। ठीक है। अब ये जो रिटर्न से लेके रिटर्न क्लोज़ हो रहा है और इसके अंदर हम एचटीएमएल का कोड डाल रहे हैं, इसको बेसिकली कहते हैं जेएसएक्स। ये हमारा जेएसएक्स सिंटैक्स होता है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं हेडिंग 1 लिख लो H1 लूप लर्न, लूप लर्न लाइव डेमो H1 फिर लाइक्स स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन तो विजिबल है ना? ओके, ठीक है। हमने इधर लिखा लाइक्स। अभी क्योंकि हम लाइक्स का काउंट चेक कर रहे हैं कि जैसे इंस्टाग्राम पे आप लाइक करते हैं तो नीचे आपको काउंट शो होता है कि इतने काउंट्स हो चुके हैं, इतने लाइक्स आ चुके हैं आपकी इस पे। तो हम लाइक्स पे काउंट सेट करते हैं। अभी हम बेसिक लिख रहे हैं और फिर बटन, एक बटन बनाते हैं। चल और इसको एक्सपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है ताकि बाकी जो पेजेस होते हैं इसको एक्सेस कर सके जो हमारे सोर्स के अंदर होते हैं। अब रन करते हैं इसको। पहले तो हमारे टर्मिनल, पहले हम जाते हैं सीडी और हमारा लाइक बटन फाइल का नेम था। इसके अंदर एंटर होते हैं, लाइक बटन में हम एंटर हो गए। अब हमने इसको रन करना है तो हम लिखेंगे npm run dev कमांड। अब इसको मैं क्लिक करती हूँ तो हमारे पास एक्सप्लोरर में खुलेगा कोई स्क्रीन शो। मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ ये वाली। देखिए मैंने कोड रन किया है तो मेरे पास अब बेसिक स्ट्रक्चर शो हो रहा है। लूप लर्न लाइव डेमो जो हमने हेडिंग लिखी थी और जो हमने लाइक सेट की है और हमारा लाइक का एक बटन आ गया। बाकी चीज़ें तो बटन के अंदर हमने नहीं ऐड की थी तो वो हेडिंग्स के तौर पे हो गई और ये हमारा लाइक का बटन। लेकिन अब देखें हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। हमने काउंट इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें डिफरेंट टर्मिनल, अब हमने लाइक बटन को चेंज करना है, कलर्स ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, सीएसएस फाइल पे चले जाएंगे अपने। मैं आपको फिर दोबारा विजुअल स्टूडियो कोड शेयर करती हूँ। क्योंकि सीएसएस का बहुत अब सीएसएस में जो आप स्टाइलिंग में कोड लिखेंगे वो आप लिखेंगे ऐप डॉट सी एस एक्स सीएसएस में। अब इसमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है इसको आप डिलीट कर दो। अब क्योंकि मैं सीएसएस का कोड बहुत ज़्यादा होता है तो मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखा देती हूँ।
मैंने स्टार्ट से लिख लो। बॉडी, इसमें आ जाता है पहले बैकग्राउंड कलर। यही कर लेते हैं जो इस पे आ रहा है। हम्म, फिर हम करते हैं फॉन्ट फैमिली। ये, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट, सेंटर। फिर बटन के स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। इतना बेसिक बहुत है मेरे ख्याल से भी। बैकग्राउंड कर देते हैं बटन का, रेड कर देते हैं। लेट्स डू रेड। और ब्राउन, चलो ब्राउन कर लेते हैं। कलर कर दो वाइट। फिर बटन का होवर सेट करते हैं। बैकग्राउंड डार्केंड। अब हम इसको रन करते हैं, कंट्रोल+S से करके सेव करो इसको। अब इसको रन करते हैं। चल, अब वो काउंटर वाला भी मैं आपको JSX में चेंज करके बता देती हूँ। अब रिएक्ट स्टेट में यूज स्टेट, क्योंकि यूज होता है, यूज स्टेट का सिंटेक्स होता है कांस्टेंट स्टेट सेट स्टेट इज इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब हम इधर लिखते हैं कॉन्स्ट लाइक्स सेट लाइक्स इक्वल्स टू यूज स्टेट। अब इसका सिंटेक्स, स्टेट इसके अंदर आपका जो करंट वेरिएबल होता है वो होता है सेट लाइक्स, या आपके लाइक्स को सेट करेगा। और जो यूज स्टेट के अंदर ब्रैकेट के अंदर जीरो है, ये आपकी इनिशियल वैल्यू होती है जो अपडेट हो जाएगी, ये जो आप स्टार्ट में रखते हो और बाद में लाइक्स में अपडेट हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने बटन ऑन, बटन ये वाला लगाया था। अब हमने इधर लाइक्स के अंदर लाइक्स वेरिएबल डाला, जो हमने न्यू अपडेटेड लगाया वेरिएबल। और हमने एक ऑन क्लिक का बटन लगा दिया। अब ऑन क्लिक के थ्रू क्या होगा, जो आपका लाइक होगा वो 1 बाय 1 इंक्रीमेंट हो जाएगा। आपने यू स्टेट यूज किया, यू स्टेट क्या करता था, आपका जो करंट स्टेट है उसको वो अपडेट करता था। तो इसी तरह इसके अंदर जो फर्स्ट लाइक होता है, या आपका पहला वेरिएबल है जो आप उसके अंदर डालोगे ऑन क्लिक फंक्शन के अंदर, और वो ऑटोमेटिकली लाइक अपडेट होता रहेगा 1 के साथ, क्योंकि आपने सेट कर दिया इसको, फंक्शन को। अब अगर हम इसको रन करते हैं, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप रन कर रहे हैं, क्योंकि आपने CSS भी सेट किया है, तो आप इधर डालेंगे import। आपने इधर यूज स्टेट यूज किया है तो आप इधर import भी करेंगे उसको, यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट। और फिर आप अपने CSS वाली फाइल को भी import करेंगे, .css। ठीक है, अब इसको कंट्रोल+S करते हैं और फिर रन करते हैं।
अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ जो वेब ब्राउज़र में खुला है। देखें, अब ये ब्राउज़र की स्क्रीन मैंने आपको शेयर की है। हमने उधर स्टार्ट में जब पहले किया था अ, एक सॉरी जब हमने पहले लाइक बटन वाला पेज खोला था तो हमारे पास सिंपल प्लेन शो हो रहा था, कोई हमारे पास कलर्स नहीं आ रहे थे, हमारा लाइक भी 0 पे सेट था क्योंकि हमने कोई अपडेटर वैल्यूज़ नहीं लगाई हुई थी। अब हमने क्योंकि यूज़स्टेट किया है तो यूज़स्टेट फंक्शन क्या करता है अपडेट करता रहता है ऑटोमैटिकली। हमने उसको सेट कर दिया, हमने ऑन क्लिक बटन के ऊपर फंक्शन लगा दिया है कि भई सेट कर दो लाइक्स को, जब भी हम उस पे करें तो लाइक +1 पे इंक्रीमेंट होता रहे। अब हम लाइक पे क्लिक करते हैं 2 हो गया, लाइक पे क्लिक करते हैं 3 हो गया, तो इसी तरह आपका जो लाइक का बटन है वो काम करता है। स्टार्ट में हमने क्या सीखा, हमने सिंपल एचटीएमएल डाला, ठीक है? सिंपल एचटीएमएल से आपको सिर्फ़ स्ट्रक्चर शो हो गया, आपको हेडिंग शो हो गई, आपको बटन शो हो गया एक, वो लिक सिर्फ़ स्ट्रक्चर शो हुआ है। उसके बाद हमने सीएसएस डाला, सीएसएस से क्या हो गया स्टाइलिंग हो गई, आपका कलर आ गया, आपका बटन रेड हो गया, ठीक है? उसके बाद हमने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन डाला ऑन क्लिक वाला, कि आप बटन को ऑन क्लिक करो तो आपका इस तरह अपडेट हो जाए। फिर रिएक्ट में हमने डाल दिया यूज स्टेट फंक्शन जो कि ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट, हर दफ़ा आपको लिखना नहीं पड़ेगा कि इतना लाइक हो गया, इतना लाइक हो गया, ठीक है? सो ये बेसिक आपको मैंने लाइव डेमो देना था कि ताकि आपको चारों में डिफरेंस समझ आ जाए कि किस तरह वर्किंग होती है। अब मैं आपको वापस स्लाइड्स शो कर देती हूँ। चलें। सो ये सिर्फ़ एक छोटा-सा फ़ीचर था। तो इसी के थ्रू मैंने एक पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम बनाया है। Now that you have seen a small live demo, let's move towards a complete application. This is a project that I built using the same technology we have discussed today. So I'm not going to explain every single line of code because real projects can contain thousands of lines. Instead, I'll explain the architecture, the flow, the important logic behind this application. Whenever you start building your own projects, don't think about writing thousands of lines. Think about solving one problem at a time. Every large application is simply a combination of many small features. So let's see which technologies were used. स्लाइड शो हो रही है? स्लाइड्स विजिबल है? मैंने टेक्नोलॉजी स्टैक वाली स्लाइड शो की हुई है। चले, कोई भी नहीं कह रहा स्लाइड्स विजिबल नहीं है तो लेट्स मूव ऑन। चले, अब इसके अंदर एचटीएमएल जो है, एचटीएमएल क्रिएट्स ऑल द पेजेस, व्हेयरएज सीएसएस इज रिस्पांसिबल फॉर स्टाइलिंग। फिर जावास्क्रिप्ट कंट्रोल करता है लॉजिक को, जैसे एडिंग पिज्जाज, कैलकुलेटिंग टोटल्स, और बटन क्लिक्स, फंक्शंस या कंडीशंस, एवरीथिंग हैपेंस थ्रू जावास्क्रिप्ट। फिर रिएक्ट क्या करता है, इन सारों को एक साथ कनेक्ट करता है, डिफरेंट पेजेस को, रीयूजेबल कंपोनेंट्स को, स्टेट को, राउटिंग को, एवरीथिंग इज मैनेज बाय रिएक्ट। तो फाइनली जो फायरबेस होता है वो क्या करता है, स्टोर करता है सारे डाटा को, जैसे कि ऑर्डर्स हो गया, आपकी यूजर इंफॉर्मेशन हो गई, आपकी हिस्ट्री हो गई, क्लाउड डेटाबेस हो गया। So when these five technologies work together, we get one complete application. Now let's see how the project is organized. अब इसके अंदर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन स्लाइड का कोई, ठीक है। अगर इसके अंदर आ जाते हैं app.jsx पे, तो बेसिकली आपका app.jsx कंट्रोल करती है आपकी एप्लीकेशन। फिर home.jsx वो क्या करता है, आपके पिज़्ज़ाज़ डिस्प्ले करेगा। bucket.jsx फाइल डिस्प्ले करेगी शॉपिंग कार्ट को। contact.jsx आपके कॉन्टैक्ट पेज को शो करेगा।
ऑर्डर हिस्ट्री पे अगर बात करते हैं तो वो करेगा प्रीवियस ऑर्डर्स पे। फिर हम आते हैं कार्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट जी एस एक्स, उस पे आपकी कार्ट की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। और अगर फायरबेस डॉट जेएसएस पे बात जेएस पे बात करते हैं तो कनेक्ट्स करते हैं आपके एप्लीकेशन को आपके फायरबेस के साथ। और पिज़्ज़ा डॉट जेएस में आपके पिज़्ज़ास की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, कौन सा फ्लेवर है एंड ऑल दैट स्टफ। फिर उसके बाद स्टाइल डॉट, वो आपकी स्टाइलिंग के लिए होगी ऑब्वियसली। फिर imagine ke if every file contains everything, so the project would become impossible to manage. So that's why React divides projects into small reusable files. So now let's understand how React starts an application. React start करता है application को, मैं आपको screen दिखाती हूँ। देखो, ये बेसिक कोड होता है, ये आपकी जब आप विजुअल स्टूडियो कोड खोलते हो, आप एक फाइल बनाते हो, तो मेन डॉट जेएसएक्स के अंदर ये कोड ऑलरेडी रिटन होता है। अब इस कोड का बेसिकली क्या मतलब होता है कि क्रिएट रूट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी रूट, दिस इज द फर्स्ट कोड दैट रिएक्ट एग्जीक्यूट्स। ब्राउजर ओपन होता है और वो सबसे पहले ढूंढता है रूट के लिए, आईडी इज इक्वल टू रूट, यूनिक आईडी के थ्रू। फिर जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय रूट और फिर क्रिएट रूट, ये क्या करता है, एप्लीकेशन को क्रिएट करता है, रिएक्ट एप्लीकेशन को। और फाइनली जो ऐप होता है वो आपके इंटायर प्रोजेक्ट को लोड करेगा। फिर हम जाते हैं ऐप डॉट जी एस एक्स पे। ऐप डॉट जी एस एक्स आपका ब्रेन है, ये शो करता है अगर मेन डॉट जी एस एक्स जो आपका है वो एप्लीकेशन स्टार्ट करता है, तो ऐप डॉट जी एस एक्स आपकी एप्लीकेशन कंट्रोल करता है। अब आप बाकी कोड को इग्नोर करो, इस पे सिर्फ फोकस करना है आपने। जो ब्राउज़र राउटर टैग आपको नज़र आ रहा है रिटर्न के अंदर कार्ड प्रोवाइडर के नीचे, और जो राउट्स वाला कोड है राउट्स के अंदर, ठीक है, सिर्फ इस पे फोकस करो, बाकी देख के कंफ्यूज नहीं होना। मैं आपको बेसिक लॉजिक बताऊंगी बस, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंस क्या है। अब जो ब्राउज़र राउटर है, ये जो कार्ड प्रोवाइडर के नीचे टैग है, ब्राउज़र राउटर अलाउज नेविगेशन, एवरी रूट ओपन्स अ डिफरेंट पेज। अब जो इधर राउट पाथ एलिमेंट होम और इस तरह शो हो रहा है, जब यूज़र होम ओपन करता है तो ये राउट पाथ के थ्रू होम का पेज ओपन हो जाएगा या होम कंपोनेंट लोड हो जाएगा। अगर यूज़र ने बकेट पेज किया है तो राउट पाथ के थ्रू बकेट पेज ओपन होगा। तो ये राउट पाथ क्या करता है, नेविगेशन अलाउ करता है एक ही पेज पे, मेन कंट्रोलर के अंदर इसने ऐड कर दिया, और इसके थ्रू आप डिफरेंट कंपोनेंट्स लोड कर सकते हो, आप डिफरेंट पेजेस लोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका ऐप डॉट जेएसएक्स कर रहा है, क्योंकि ये मेन कंट्रोलर सारे पेजेस को आपने इसके अंदर नेविगेट कर दिया है। नेक्स्ट हम जाते हैं जो हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर है, लॉगिन डॉट जेएसएक्स फाइल, ठीक है। अब लॉगिन में यूज़ हो रहा है आपका, इसमें भी मैंने आपको पूरा कोड नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन मैंने मेन चंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं कि जो इम्पोर्टेंट थे समझने के लिए। अब इसके अंदर आता है पहला यू स्टेट, वही जो हमने बात की थी। यू स्टेट, इसका सिंटेक्स वही होता है, कॉन्स्ट, इधर कॉन्स्ट लिखा, यूजर आपका क्या है, स्टेट, सेट यूजर है आपका, सेट स्टेट। फिर यू स्टेट में आ जाती है आपकी इनिशियल वैल्यू। तो स्टेट क्या होता है, जो आपकी करंट वैल्यू होती है स्टेट वेरिएबल की। सेट स्टेट आपका अपडेटर फंक्शन होता है जो कि न्यू वैल्यू को अपडेट करता है। फिर इनिशियल वैल्यू एक स्टार्टिंग वैल्यू होती है जो असाइन होती है स्टेट को जब फर्स्ट स्क्रीन रेंडर होती है, ठीक है। तो अब जो ये वाला यू स्टेट तो आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं कंडीशनल रेंडरिंग पे। अब ये किस तरह लॉजिक काम करेगी, पहले वो चेक करेगा कि यूजर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये जो कोड लिखा हुआ है, ठीक है। वो चेक करेगा यूजर एग्जिस्ट है या नहीं, फिर एप्लीकेशन ओपन होती है। वरना क्या होता है, लॉग इन स्क्रीन आ जाएगी डायरेक्ट। यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टेड है तो एप्लीकेशन स्क्रीन शो कर दो, नहीं एग्जिस्ट तो दोबारा से उसको लॉग इन करवाओ, फिर लॉग इन पेज शो होगा, और उसके थ्रू आप लॉग इन कर दोगे, आप होम पे जा सकते हो, आप बकेट पे जा सकते हो, ठीक है। और फिर सेट यूजर ऑटो फंक्शन है, इसके थ्रू आपका सेट हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड कंडीशनल रेंडरिंग, ये भी रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है एक। फिर लेट्स विजिट द होम पेज। home.jsx is the first page that the users see। मैंने आपको दिखाया था होम पेज कौन सा था इसके अंदर, ये वाला। ये आपका बेसिकली होम पेज है जिसके ऊपर आपको पिज्ज़ा, सारे पिज्ज़ाज नज़र आएंगे, आपको मेन्यू नज़र आ रहा है, आपके प्राइजेस नज़र आ रही हैं। आप उस होम पेज के थ्रू बकेट पे जा सकते हो, कॉन्टैक्ट पे जा सकते हो, ऑर्डर हिस्ट्री पे जा सकते हो, और आपका कार्ट का टोटल भी राइट साइड पे कंटेनर में विजिबल होगा। स्क्रीन का तो कोई इशू नहीं है, स्क्रीन शो हो रही है। जी स्क्रीन शो हो रही है आपकी। ठीक।
अब हम बात करते हैं home.jsx की। home.jsx वो पहला पेज है जो यूजर्स को विजिबल है। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द पिज्जाज मैनुअली, हम क्या करते हैं, रिएक्ट डाटा रीड करता है आपके pizza.js फाइल से, ठीक है। pizza.js फाइल में आपका सारा पिज्जा का डाटा, पिक्चर्स, प्राइस, इमेज सब उसके अंदर अवेलेबल है। वो उसके थ्रू उसको रीड करेगा डाटा को। देखो इधर पिज्जाज डॉट मैप है। ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पिज्जा के कार्ड्स बना देगा, ठीक है। पिज्जा 1, पिज्जा 2, पिज्जा 3, एवरीथिंग इज जनरेटेड ऑटोमेटिकली। और फिर एक ऐड बटन साथ आ जाता है उसके अंदर। ऐड बटन क्या करता है, वो एवरी बटन वो कॉल करता है। हैंडल ऐड क्या करता है, हैंडल ऐड टू कार्ट करता है। हैंडल ऐड के अंदर जो फंक्शन बनाया हो हमने, ये ऐड टू कार्ट करेगा पिज्जा को। फिर ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू कार्ट अपडेट कर देगा आपकी। only one button updates the cart everywhere, but where is the cart actually stored? ये असल सवाल है कि कार्ट स्टोर किधर हो रहा है। तो हम जाते हैं इसके लिए अपने कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे। सपोज करो कि होम पेज पिज्जा ऐड कर रहा है, बकेट पेज को भी तो पता होना चाहिए ना कि होम पेज ने पिज्जा ऐड किया है। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो इसके लिए यूज हो रहा है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। विदाउट कॉन्टेक्स्ट एवरी पेज सेपरेटली स्टोर्स द डाटा, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो अगर हम कॉन्टेक्स्ट यूज कर लेते हैं तो एक सेंट्रल स्टोरेज हो जाएगी और सब एक्सेस कर सकेंगे उसको। तो इसी तरह इधर भी हम यूज करते हैं वही कांस्टेंट कार्ट, सेट कार्ट। तो ये इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, आपका कार्ट स्टोर करेगा। और ऐड टू कार्ट फंक्शन आपका बन जाता है। ऐड टू कार्ट फंक्शन के अंदर क्या करेगा, पिज्जा एड्स होंगे। फिर इसी तरह अगर हम रिमूव कार्ट या क्लियर कार्ट या फिर फंक्शन की बात करते हैं तो वो रिमूव करेगा। कॉन्टेक्स्ट एपीआई बेसिकली अलाउ करता है हर पेज को सेम ही कार्ड शेयर करेगा वो। ये अब जो कॉन्टेक्स्ट एपीआई है बेसिकली होता क्या है, आपका एक ग्लोबल बन जाता है वेरिएबल या ग्लोबल फंक्शन बन जाता है जो बेसिकली हर पेज यूज कर सकता है, वो ग्लोबली यूज होगा और सबको अपडेट करेगा। ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई का काम होता है। तो इसके अंदर भी ये कार्ड अपडेट कर रहा है, ये बकेट पेज भी यूज करेगा, ये होम पेज भी यूज करेगा, ये ऑर्डर्स भी यूज करेगा, सब कुछ इसके थ्रू यूज हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह का हम सेट कार्ड, डिलीट कार्ड, वो भी इसी तरह यूज होंगे। अब इसके अंदर हमने एक प्रॉप टाइप डाला है, ग्लोबल वेरिएबल चिल्ड्रन। इस चिल्ड्रन के थ्रू जो कार्ड कॉन्टेक्स्ट एपीआई में, ये चिल्ड्रन एक ग्लोबल वेरिएबल है। ये जब हर जगह यूज होगा तो ये ग्लोबली हर पेज को एक्सेस कर सकता है। सो अब हम मूव करते हैं bucket.jsx अपनी फाइल पे। दिस पेज वर्क्स एग्जैक्टली लाइक Amazon कार्ड। It calculates total, it shows items, it displays the quantity. अब इसके अंदर आता है ऑर्डर बटन। ऑर्डर बटन क्या करता है, ऑर्डर बटन हैंडल करता है ऑर्डर्स को। when the order is clicked, several things happen. अब इसके अंदर constant cart एक, अब इसके अंदर भी ग्लोबल वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं जो कि हर जगह पूरा कोड आपका एक्सेस कर सकता है। कांस्टेंट कार्ड बट जो बकेट है वो क्या करता है, सारे आइटम्स रिसीव करता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई से। कॉन्टेक्स्ट एपीआई से सारे आइटम्स आते हैं और फिर ये बकेट उसको अपडेट करता है। बकेट के अंदर अपडेट होता है क्योंकि कार्ड जो है वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो इसको यूज कर सकता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू। अब इसके अंदर हैंडल ऑर्डर भी इसी तरह हो रहा है कि कार्ड की लेंथ देख रहा है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल आपको सेट करने की जरूरत नहीं है। तो कार्ड डॉट लेंथ, कार्ड एम्प्टी है तो ठीक है, वरना फिर ऑर्डर प्लेस कर दो, ऑर्डर की आईडी जनरेट कर दो। और फिर इसी तरह क्लियर कार्ड काम करेगा, इसी तरह ये ऑर्डर हैंडल करेगा। ये हमारा बकेट डॉट जेएसएक्स की मेन फंक्शनैलिटी है। अब जो आपका टोटल वाला लूप है, ये क्या करेगा, ये टोटल कैलकुलेट करेगा, ये आपका टोटल बिल कैलकुलेट कर देगा। इसी तरह आपका ऑर्डर हैंडल होगा, ये भी इसके अंदर यूज हो जाएगा। जब यूजर ऑर्डर पे क्लिक करता है तो फिर वो चेक करता है कि कार्ट एम्प्टी है, ऑर्डर आईडी क्रिएट हो गई, सेव हो गया डाटा, और फिर क्लियर कार्ड और सक्सेस हो गया, ठीक है। अब फिर जाते हैं और कुछ तो, हाँ, अब इसके अंदर एक और है फंक्शन सेट डॉग। सेट डॉग क्या करता है, सेट डॉग बेसिकली वेट करता है जब ऑर्डर चेक हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, ये सेट डॉग इस डाटा को सेंड करता है फायरबेस को। फायरबेस के अंदर आपकी सारी बकेट, आपका ऑर्डर उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फायरबेस है। नाउ द क्वेश्चन arises that if I close the browser, should all the orders disappear? So that's exactly why we need a Firebase. It is basically a cloud database. You can use it for free by searching on Google. Google पे जाओ, Firebase console लिखो,
आप जब उधर फायरबेस कंसोल लिखेंगे, वो बेसिकली फ्री होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उसमें कुछ वो यूट्यूब से देख के आप उसको सेट करें। फिर उसके बाद आप अपना अकाउंट डालें जीमेल का उसके अंदर, और आप फिर उसको एक्सेस कर सकते हो, आप उसको कनेक्ट कर सकते हो अपने प्रोग्राम के साथ विजुअल स्टूडियो कोड में, ठीक है? अब इसके अंदर सेट डॉक क्या होता है? सेट डॉक स्टोर करता है डाटा, और एक होता है गेट डॉक। मैं आपको कोड दिखाती हूँ। अब इसके अंदर आप कोड देख रहे हैं, ये इंपोर्ट तो मैंने आपको बताया था ये ज़रूरी होता है हर पेज के लिए, ताकि आप उसको एक्सेस कर सको अपने उस पेज के अंदर। फिर कॉन्स्ट फायरबेस कॉन्फ़िग, ये आपको, ये हमने खुद नहीं लिखना होता। ये आपके जो फायरबेस होता है, जब आप कंसोल बनाओगे, आप न्यू प्रोजेक्ट बनाओगे, तो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ये ऑलरेडी एपीआई कीज़ गिवन होगी। ये कोड आपने एज़ इट इज़ कॉपी करके अपने फायरबेस कॉन्फ़िग में firebase.js फाइल के अंदर स्टोर कर देना है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका कांस्टेंट ऐप इनिशियलाइज़ ऐप। ये फाइबेस के थ्रू ये बना रहा है आपका। उसके बाद ऑथराइज़ेशन के लिए आपने डालना है वो, क्योंकि आप साइन इन करोगे वो ऑथराइज़ेशन हो जाएगी। फिर गेट गेट के थ्रू आपने क्या करना है, डाटा आपका रिट्रीव होता है, ठीक है? रिएक्ट क्या करता है, इंटरफ़ेस बनाता है, और फिर फायरबेस सब कुछ याद रखता है। और इसी तरह जो सेट डॉक होता है वो डाटा स्टोर करता है। नाउ लेट्स सी के हाउ प्रीवियस ऑर्डर्स अपीयर। ऑर्डर हिस्ट्री की फाइल पे आ जाते हैं। ऑर्डर हिस्ट्री की फाइल पे आ जाता है, दिस पेज रीड्स फ्रॉम फायरबेस। अब इसके अंदर आता है मेन कॉन्सेप्ट। हमने यूज स्टेट की तो बात कर ली है काफ़ी दफ़ा। इसके अंदर भी देखें, ऑर्डर्स के लिए यूज स्टेट हो रहा है। ऑर्डर हर दफ़ा चेंज हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? और फिर लोडिंग, ये भी हर दफ़ा हो रहा है। ये हमने स्टार्ट में ट्रू सेट कर दिया इनिशियल वैल्यू। फिर यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं, हुक है ये, ठीक है? अब इसके अंदर हम यूज़ करते हैं व्हेनेवर द पेज ओपन्स, तो रिएक्ट क्या करता है, ऑटोमैटिकली यूज़ इफेक्ट रिएक्ट ऑटोमैटिकली रेंडर करेगा स्क्रीन को, ठीक है? अब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरी ऑर्डर मैनुअली, रिएक्ट क्या करेगा, हर डॉक्यूमेंट में लूप चलाएगा। फिर अब आपका आ रहा है गेट डॉक्स, snapshot.await.getStock। इस ये भी यही करता है कि रिएक्ट लूप्स थ्रू एवरी डॉक्यूमेंट। फिर orders.map के थ्रू वही रिएक्ट हर ऑर्डर के कार्ड बनाएगा, और इस तरह आपका order history.jsx फाइल चलेगी, ठीक है? इसके अंदर बस मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आपने यूज स्टेट यूज़ कर लिया जो आपके ऑर्डर्स और आपके बकेट में यूज़ हो रहा था, और आपका यूज इफेक्ट जो लूप चलाएगा और चेक करेगा, ठीक है? अच्छा, अब what does the industry really wants? Being a web developer is more than writing code. Companies don't hire students who know the most of the syntax. They basically hire people who can solve problems, build projects, and continuously learn. सो पहला पॉइंट मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो वो है कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स होनी चाहिए, ठीक है? एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द बेसिक्स। इफ योर HTML, CSS, JavaScript and React fundamentals are strong, learning any new framework becomes much easier, ठीक है? फिर दूसरी पॉइंट बात करते हैं कि रियल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। डोंट जस्ट वॉच ट्यूटोरियल्स, बिल्ड प्रोजेक्ट्स। अ सिंपल टू डू ऐप बनाओ, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम बनाओ, फूड पांडा बनाओ, आप कुछ भी बना सकते हो। स्टार्ट के लिए बेसिक 4 टर्मिनोलॉजीज़ चाहिए होती हैं, ठीक है? और जो ये ब्लॉग्स होते हैं, ये आपको, आप 20 घंटे की भी वीडियो देखोगे, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, जो आपका खुद बनाया हुआ कोड आपको बेनिफिट देगा, ठीक है? फिर योर गिटहब पोर्टफोलियो ऑफन स्पीक्स लाउडर देन योर रेज़्यूमे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, कि every developer faces errors. The difference is that good developers don't panic, they debug, ठीक है? Learning how to think logically and trace problems is one of the most valuable skills you can develop. फिर AI integration, today tools like ChatGPT and GitHub Copilot can generate code in seconds. ये तो आप भी सोच रहे होंगे कि Gemini और इनके थ्रू आप सब कुछ बना सकते हो, but if you don't understand what the code is doing, you'll struggle whenever something breaks, ठीक है? Use AI to learn faster, not to replace your own understand. आप आगे, अभी आप सब मोस्टली फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स होंगे। आपने HTML CSS ये सब सुना तो होगा, बट बेसिक लॉजिक नहीं होगी इसकी। बट जब आप आगे जाएँगे, अगर आप इसको सीखेंगे नहीं, जब आगे आप अपना FYP बनाएँगे, तो
बेशक आप उससे चैट जीपीटी से बनवा रहे हैं, क्लॉड से बनवा रहे हैं, गिटहब से बना रहे हैं, तो उसके अंदर एरर्स आएँगे, आपको जब अंडरस्टैंडिंग होगी आप एटलीस्ट आइडेंटिफ़ाई तो कर सकते हैं, आप उसको डीबग भी कर सकते हैं। आपको इतना तो होगा कि मुझे ये आता है, इस पीस में ये मसला है, इस पार्ट में ये मसला है, आप उसको कमांड देके वो सही कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी थिंकिंग होगी, ठीक है? आप इससे ये सब कुछ सीख सकते हैं। तो एंटायरली आप एआई पे रिलाई ना करें, बेशक एआई वही कोड जनरेट कर देता है, लेकिन उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको डीबग करना आना चाहिए एटलीस्ट। फिर आता है कि टेक्नोलॉजी चेंजेस एवरी ईयर, ठीक है? 5 years ago React was growing rapidly. Today AI is transforming development. So tomorrow there will be something new. So keep learning. आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको आएगा ये करना। चलिए फिर I hope that after today's session, web development feels less intimidating and more achieving. If you understood the overall flow from HTML, CSS to JavaScript, React, Firebase, and how a real project works, then you have already taken your first step towards becoming a web developer. So yes, AI can generate code, but AI cannot replace your ability to understand, debug, improve, and build creative solutions. So my advice is simple. Don't wait until you feel ready. Start building your first project. Your first project won't be perfect, and that's okay. Every experienced developer once started with a simple web page. So thank you so much for your time and participation. I hope this session has given you the confidence to start your own journey. I wish you all the best, and I hope to see some amazing projects from you soon. थैंक यू वेरी Thank मच। you very much. अगर किसी भी किस्म का सवाल है तो पूछ लें अभी। अच्छा, हम कलर्स बेसिकली सिर्फ स्टाइलिंग के लिए चेंज कर रहे हैं। इट्स अप टू यू, आपने अगर उसको ब्लैंक रखना है आप उसको ब्लैंक रखें, बट अगर आप उसको अट्रैक्टिव शो करना चाहते हैं एक वेब पेज को, ऑब्वियसली कलर्स भी चाहिए होते हैं, उसको स्टाइलिंग भी चाहिए होती है। आप रैंडमली कोई हेडिंग लिखेंगे, वो लेफ्ट साइड पे आ जाएगी, वो कॉर्नर पे आ जाएगी, तो उसको सब कुछ करने के लिए आपको पैडिंग, अलाइनमेंट सब कुछ करनी पड़ती है, कलर सेट करना पड़ता है एक वेब पेज को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए। सुना बेसिकली हमारे पास अगर हम वी एस कोड की बात करें तो हमारे पास गिटहब की एक्सटेंशंस होती हैं, गिटहब को पायलट की। तो बेसिकली आप जब कोड टाइप कर रहे होते हैं तो आपको सजेस्ट करते रहते हैं। इसलिए आप अगर दूसरी आईडीज में जाएंगे विजुअल स्टूडियो को छोड़ के, तो हर किसी की अपनी अपनी एक्सटेंशंस होती हैं। इसी तरह विजुअल स्टूडियो में और भी बहुत सी एक्सटेंशन आती हैं, और तो बेसिकली ये हर किसी के पास होती हैं। सो मोस्टली लोग गिटहब को पायलट के साथ ही जाना पसंद करते हैं। नहीं, नहीं, इनके कोड ऑलरेडी रिटन नहीं होते। जो होम डॉट बेसिकली आप जब एक फ़ाइल बनाते हैं, तो उसके अंदर आपका ऑलरेडी बनी हुई फ़ाइल ऐप डॉट जेएसएक्स होती है। मैं आपको शो कर देती हूँ। वेट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ विजुअल स्टूडियो कोड की। स्क्रीन विज़िबल है? अब इसमें हम जाते हैं पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम पे, ये है, ठीक है? जब आप फर्स्ट टाइम पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो उसके अंदर जो सोर्स के अंदर जाएँगे, सोर्स के अंदर आपके पास पहले सिर्फ़ 4 फाइल्स अवेलेबल होंगी। app.jsx, main.jsx और आपकी ये
स्टाइल डॉट सी एस एस और ऐप डॉट सी एस एस, सिर्फ ये 4 फाइल्स होंगी। अब इसके अंदर ऐप डॉट सी एस एस का आपने कोड डिलीट करके दोबारा से लिखना होता है अपनी फंक्शनैलिटीज़ के हिसाब से। ऐप डॉट सी एस एस भी ऑब्वियसली आप पिछली तो नहीं यूज़ करेंगे, आप उसको सारा डिलीट करें। आप अपने जिस तरह का अपने वेब पेज शो करवाना है, उसकी स्टाइलिंग करनी है, आप उसके अंदर के बाकी जो फाइल्स हैं, बकेट डॉट जी एस एक्स, कार्ट कंटेनर, क्योंकि ये मेरे प्रोजेक्ट में रिक्वायरमेंट थी कि मुझे कार्ट चाहिए। अब आप फूड पांडा बना रहे हैं, ऑब्वियसली आपको लॉगिन पेज चाहिए, तो आपको एक लॉगिन डॉट जेएसएक्स की फाइल बनानी पड़ेगी। आपको फायरबेस चाहिए, आपको फायरबेस के साथ कनेक्ट करना है, आपने उसकी फाइल बनानी है। आपको एक मेन चाहिए, फाइल मेन तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग होती है। आपको बकेट कंटेनर चाहिए जिसके अंदर बकेट की फंक्शनलिटीज होंगी, बकेट का कोड रन होगा। और फिर ऐप क्योंकि मेन कंट्रोलर है तो इसके अंदर सारी फाइल्स नेविगेट हो जाएंगी राउटर के थ्रू, बट बाकी फाइल्स खुद बनेंगी और इसका कोड भी खुद आएगा। नहीं, इसमें मैंने पाइथन यूज़ नहीं की। आप अगर पाइथन में करना चाहते हैं तो फिर पाइथन में आप अपना प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। पाइथन यूज़ करेंगे तो फिर आपको साथ फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सब यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पाइथन पे आप बैक एंड लॉजिक अप्लाई कर देंगे, फिर उसको कनेक्ट करेंगे HTML, CSS के साथ, फिर जाके आपका फ्रंट एंड शो होगा। वेब पेज बना रहे हैं इसलिए। आई थिंक रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रिएक्ट इजीली उसको नेविगेट कर सकता है, तो रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट बेस्ट कॉम्बो रहेंगे। आई होप यू गाइस के यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। और सबसे ज़्यादा मज़ा आपको तब आएगा जब आप एक्चुअली खुद से हर चीज़ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। कोई चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कैसे स्टार्ट करें, बस आपको स्टार्ट करना है और आप परफेक्शन की तरफ खुद ब खुद चलते जाएंगे। तो अगर किसी का सवाल है तो पूछ लें, सो दैट वी कैन एंड द सेशन।
ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। तो अब हम अगले सेशन में मिलेंगे इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक यू ऑल गाइस एंड अल्लाह हाफिज़।